आज तू बच गया, क्योंकि मेरी इबादत का वक्त हो गया है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संजय दत्त के रियल लाइफ के बारे में। संजय दत्त की आधी जिंदगी ड्रग के नशे में चली गई तो आधी जिंदगी उनकी जेल के अंदर चली गई। फिर भी संजय ने हार नहीं मानी और अपनी लाइफ शानदार तरीके से जीते। नंबर 1, संजय के माता पिता ने संजय के जन्मदिन से पहले मैगजीन में ऐड दिया था, जहां लड़का और लड़की के नाम सजेस्ट करते हैं, और दोनों ने सोचा कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम संजय रख देंगे। नंबर 2, साल 2013 में संजय ने जेल जाने के लिए सरेंडर किया, तो हर कैदी की तरह उन्हें भी जेल के अंदर काम करना पड़ा। संजय का काम पेपर बैग बनाना था। इस काम के उन्हें दिन के 50 से 60 रुपए मिला करते थे। नंबर 3, साल 2016 में संजय को जब रिलीज किया गया तब तक उनकी टोटल कमाई 30,000 से अधिक हुई थी, जिनमें से सारी इनकम जेल के अंदर कैंटीन में लगा चुके थे। जेल से रिलीज होने के बाद उनका बैलेंस 450 रुपए था। नंबर 4, संजय दत्त ने अपने लाइफ में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। नंबर 1, फिल्म वास्तव के लिए अपना पहला फिल्म फेयर एज अ बेस्ट एक्टर जीता, और दूसरा मुन्ना भाई MBBS के लिए बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर दिया गया। नंबर 5, उनकी फर्स्ट मूवी रॉकी उस टाइम में भी ड्रग्स लिया करते थे। उनकी लत इतनी ज्यादा थी कि जब वो फिल्म शूटिंग के लिए कश्मीर जाया करते थे तो तब उन्होंने अपने शूज के सॉक्स में ड्रग्स छुपाए थे। संजय ने कई इंटरव्यू में खुद कन्विंस किया है कि अपने लाइफ के करियर की शुरुआती में फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वो शूट पर नशे में हुआ करते थे। नंबर 6, संजय ने अपने 9 साल की उम्र में पहली सिगरेट पी थी। उनके फादर और उनके दोस्तों को देखकर इंप्रेस हो जाते थे, क्योंकि घर पर जब भी सुनील दत्त अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते थे तो वो सब सिगरेट पीते थे। तो एक दिन संजय ने आधी जलाई हुई सिगरेट पी, तो ऐसे करते करते संजय ने सिगरेट पीना चालू किया। पर फिर जब सुनील सर को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए। उनका मानना था कि संजय को घर में बहुत ही पैम्पर किया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। नंबर 7, संजय दत्त को बिगड़ता देखकर संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने का सोच रहे थे सुनील दत्त। ये एडवाइस उन्हें इंदिरा गांधी ने दी थी, क्योंकि उन दिनों सुनील दत्त कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। तो जब उन्होंने इंदिरा गांधी को संजय के बारे में बताया तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजने का सुझाव दिया था। बस उसके बाद संजय दत्त को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अगले 9 साल तक संजय दत्त ने वही बिताए। नंबर 8, स्कूल खत्म होने के बाद जब संजू के कॉलेज जाने की बारी आई तो संजू का ग्रेजुएशन करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर सुनील दत्त का कहना था चाहो तुम लाइफ में जो मर्जी करो, पर तुम्हें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। फिर संजय ने एडमिशन मुंबई के कॉलेज में कर दिया। पर संजय कॉलेज के पहले साल में 1 या 2 बार से ज्यादा क्लास में नहीं गए, और वो यही टाइम था जहां से संजू को हेवी ड्रग्स लेने की आदत लग चुकी थी। नंबर 9, संजय ने कॉलेज के दिनों में ही मन कर लिया था कि वो एक एक्टर बनेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक्टर बनना एक इजी काम है। पर जब ये बात उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त को बताई तो वो बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि एक्टर बनना इतना आसान होता तो दुनिया का हर दूसरा आदमी एक्टर होता। अगर तुम्हें सच में एक्टर बनना है तो अगले 2 सालों तक तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। और फिर संजय ने भी हाँ कह दी। नंबर 10, संजय की पहली मूवी रॉकी के रिलीज के दौरान नरगिस का कैंसर बहुत ही सीरियस स्टेज पर था, पर फिर भी उनकी दिली ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके वो संजू के फिल्म प्रीमियर में उन्हें बिग स्क्रीन पर देखना था। पर 3 मई यानी कि रॉकी के 5 दिन पहले ही नरगिस चल बसी। 8 मई को फिल्म रिलीज हुई तो संजय ने एक सीट खाली रखी अपनी माँ की याद में। नंबर 11, टीना मुनीम और संजय दत्त फिल्म रॉकी के दौरान मिले, और बस यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हुआ। यह अफेयर करीब 2 सालों तक चला, पर संजय की ड्रग प्रॉब्लम की वजह से यह अफेयर ज्यादा दिन टिका नहीं। टीना मुनीम ने ब्रेकअप कर लिया। टीना का कहना था कि संजू ने हमेशा ड्रग्स प्रॉब्लम छुपाई, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में डिफरेंस आने लगे। नंबर 12, फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान एक आदमी टीना मुनीम को छेड़ने लगा तो संजय ने उसे पब्लिक में ही मारना शुरू किया। संजय ने इस इंसिडेंस के बारे में कई इंटरव्यू में बात की है, जहां उन्होंने बात की है कि उस टाइम में यंग थे, टीना के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव था। जब मैंने देखा कि टीना के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। नंबर 13, अलग होने के बाद भी संजय दत्त टीना के लिए बहुत ही पॉजिटिव थे। जब टीना मुनीम ऋषि कपूर के साथ शूटिंग कर रही थी तो खबरें आना शुरू हो गया था कि दोनों का अफेयर चल रहा है। तो संजय अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को साथ लेकर ऋषि कपूर से लड़ने चले गए। जब ऋषि कपूर के घर चले गए तो नीता कपूर ने उन्हें समझाया कि उन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा। नंबर 14, टीना ने ब्रेकअप के बाद संजय ने किमी काटकर को डेट करना शुरू किया। उस वक्त अपने बोल्ड सीन की वजह से बहुत पॉपुलर थी, पर दोनों का अफेयर कुछ महीनों में ही खत्म हो गया, और कहा जाता है कि यह भी ब्रेकअप संजय दत्त की ड्रग की वजह से हो गया। नंबर 15, संजय दत्त की ड्रग प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और एक दिन ऐसा भी हो गया कि संजय दत्त सोकर उठे तो उनके नौकर उनको देखकर रोने लगे। तो संजय ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो संजय को बताया गया कि वो 3 दिन बाद उठे हैं। संजय ने रियलाइज किया कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो जल्द ही मर जाएंगे। तो संजय ने हिम्मत करके अपने पापा यानी कि सुनील दत्त को कहा कि मैं अपनी ड्रग की लत छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे रिहैब भेज दो। उसके बाद संजय को यूएस की रिहैब में भेज दिया गया, जहां वो 1 साल तक रहे। नंबर 16, जब संजय रिहैब में थे तब उन्होंने मन बना लिया था
वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे और वो यूएस में ही अपना बिजनेस करेंगे, क्योंकि रिहाब में उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी जिसमें संजय दत्त को अपने फार्मिंग बिजनेस में पार्टनरशिप देने की ऑफर की थी। पर जब संजय ने सुनील दत्त को बात बताई तो सुनील दत्त ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक बार फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजय का मन तो नहीं था, पर वो अपने पिता की बात नहीं टाल पाए और वो इंडिया में आकर फिल्मों में काम करने लगे। नंबर 17, संजय रिहाब से आने के बाद अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीना चाहते थे। इसी वजह से इसीलिए उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उनका कहना था कि यूएस में रहते हुए उन्होंने आर्नोल्ड सर की कई फिल्में देखी, जिससे संजय दत्त बॉडी बिल्डर के लिए इंस्पायर हो गए थे। नंबर 18, बॉलीवुड कम बैक के बाद उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। संजय को हिट फिल्म की जरूरत थी, एक नए डायरेक्टर के साथ, जिन्हें आज पूरी दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। डायरेक्टर महेश भट्ट ने उन्हें नाम फिल्म में कास्ट किया और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। ये वहां जाकर कुछ नहीं करेगा, वापस आएगा, देख लेना। पर साथ ही साथ क्रिटिक्स की पहली बार संजय दत्त की एक्टिंग पर तारीफ करते नजर आई। नाम की सक्सेस की वजह से संजय को कई फिल्म के ऑफर आने लगे। संजय का मानना है कि महेश भट्ट ने उन्हें बॉलीवुड रिलॉन्च किया है और वो इस बात के हमेशा थैंकफुल रहेंगे। नंबर 1986 संजय के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा था। उनकी ड्रग प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। फिल्म नाम से वो दोबारा बॉलीवुड में अपना दबदबा बना चुके थे। पर सबसे क्रूशियल मोमेंट वो रहा जब उस साल उनकी मुलाकात एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई। उस वक्त ऋचा बॉलीवुड में नई आई थी और संजय उन्हें बहुत ही पसंद करने लगे। बस 1 साल के अंदर दोनों ने ही शादी करने का मन बना लिया और 1987 में संजय और ऋचा ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। नंबर 20, शादी के बाद 1988 में संजय और ऋचा की फैमिली एक्सटेंड हुई और उनके डॉटर का बर्थ हुआ। पर 4 महीने बाद ही ऋचा को सीवियर हार्ट आना शुरू हुआ और बाद में पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। संजय ने उन्हें न्यूयॉर्क के सेम हॉस्पिटल में एडमिट किया जहां नरगिस का इलाज किया गया था। संजय के लिए वो वक्त बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ से उनका करियर टॉप पर चल रहा था और दूसरी तरफ उनको बार बार न्यूयॉर्क जाना पड़ता था ऋचा को देखने के लिए। नंबर 21, संजय का माधुरी दीक्षित के साथ भी अफेयर रहा और ऑन स्क्रीन भी उनकी जोड़ी बहुत ही सक्सेस रही है। जब संजय की वाइफ ऋचा शर्मा न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में थी, ऋचा ने कई इंटरव्यू में ओपनली कहा है कि माधुरी दीक्षित के वजह से उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आना शुरू हुई थी। सोर्सेस की माने तो संजय की जेल जाने की वजह से माधुरी दीक्षित ने ब्रेकअप कर लिया था और ना ही कभी वो जेल के अंदर संजय को मिलने गई। नंबर 22, फिर जब ऋचा और संजय की डाइवोर्स प्रोसीजर शुरू हुई तो संजय को अपनी डॉटर की कस्टडी चाहिए थी और ऋचा की फैमिली इनके अगेंस्ट थी, क्योंकि संजय पर केस चल रहा था और उनके पास कंट्रोवर्सीज की वजह से ऋचा की फैमिली को नहीं लगा था कि त्रिशा को संजय के साथ रहना चाहिए। ये केस 5 सालों तक चला, जिसके बीच ऋचा शर्मा का कैंसर वापस आया और 1996 में ऋचा शर्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर जब त्रिशा 10 साल की हुई तो कोर्ट ने रूल किया संजय त्रिशा के बायोलॉजिकल फादर है तो उन्हें ही अपनी डॉटर की कस्टडी दे देनी चाहिए। पर तब तक संजय और उनकी फैमिली का मन बदल चुका था। उन्हें लगा था कि त्रिशा ने 10 साल यूएस में बिताए है और वहीं के कल्चर में पली बड़ी है, तो इसीलिए संजय को लगा कि त्रिशा ने यूएस में ही रहना चाहिए और वो जब चाहे इंडिया में मिलने आ सकती है। बस ऐसे ही त्रिशा ने अपनी लाइफ यूएस में बिताई और आज भी संजय रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहते हैं। नंबर 23, फिल्म साजन के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था, पर उन दिनों आमिर किसी भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करना नहीं चाहते थे। इसी कारण से ये रोल संजय को दिया गया। साजन ही वो पहली फिल्म बनी जिसके लिए पहली बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 24, साल 1992 की फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर संजय इस फिल्म को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिरोज खान, जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे, उन्होंने दुबई में संजू को अंडरवर्ल्ड दाऊद से मिलवाया था और यहीं से संजू का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ। नंबर 25, फिल्म सनम के लिए प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ गढ़वाला, जिनके साथ संजय फिल्मों में काम कर रहे थे, ये वो लोग थे जिन्होंने संजय को गन लाके दी। संजय को 3 गन दी थी, पर संजय ने एक गन अपने पास रखी थी और बाकी सामान वापस किया। संजय ने कहा था कि गन उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए थी। नंबर 26, फिर जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुए तो उसके बाद समीर और हनीस को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि दोनों अल्टरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के लिए काम कर रहे थे और बॉम्बे अटैक में इस्तेमाल हुए हथियार भी इन लोगों के थ्रू सप्लाई किए गए थे, तो इसी कनेक्शन में संजय को भी अरेस्ट किया। नंबर 27, संजय को जब कोर्ट पेश किया गया तो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि यह गन अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए खरीदी गई थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के दंगों के दौरान डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे। तो जज ने संजय की कहानी पर यकीन नहीं किया, क्योंकि संजय के पास ऑलरेडी 3 लाइसेंस गन थी, तो इसीलिए कोर्ट नहीं मान रहा था संजय को चौथी गन की क्या जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने इलीगल तरीके से गन मंगवाई। इसके बाद संजय पर केस चला और उन्हें 1993 में जेल की सजा सुनवाई। नंबर 28, जब 1993 में खलनायक रिलीज हुई तो उस वक्त संजय जेल में थे और फिल्मों को प्रमोट करने के लिए सुभाष घई ने संजय का जेल में होने का फायदा उठाया। उन्होंने खलनायक की टैगलाइन यस आई एम द विलन को प्रमोट किया और फिल्मों को कुछ इस तरह बनाया कि संजय रियल लाइफ में विलन हो। इन्हीं सब कारणों की वजह से खलनायक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा हिट रही और 1993 की सेकंड हाईएस्ट फिल्म बनी। नंबर 29,
संजय कभी भी पाठ पूजा पर ध्यान नहीं देते थे, पर जेल जाने के बाद संजय स्पिरिचुअल हो गए और वहीं से उन्होंने रामायण, हनुमान चालीसा, गीता पढ़ना शुरू किया। संजू का कहना है कि जेल की वजह से उन्हें अपनी लाइफ की असल वैल्यू पता चली। नंबर 30, जेल में सजा काटते हुए जब रक्षाबंधन का दिन आया तो ऐसा पहली बार आया कि संजय अपनी बहनों से दूर रहे थे। इसीलिए उनकी बहन टीना दत्त ने जेल में ही संजय को राखी बांधने आई। संजय ने टीना को जेल के लंच का कूपन दिए, जिसे दिखाकर जेल के कैदी को खाना मिलता था। संजू ने इस कूपन के लिए 2 वक्त का खाना मिस कर दिया था और ये देखकर टीना की आंखों में आंसू आ गए। टीना ने आज भी ये गिफ्ट संभाल कर रखे हैं। नंबर 31, माधुरी के बाद संजय के लाइफ में रिया एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल हुआ करती थी। जब संजय जेल में थे तब रिया हमेशा उनसे मिलने आया करती थी। वहीं से दोनों की क्लोजनेस शुरू हुई थी और 1998 में संजय ने रिया से शादी कर ली। नंबर 32, संजय ने रिया को वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज किया था और उसी दिन दोनों ने किसी को बिना बताए शादी कर ली। एवं सुनील दत्त को भी इस बारे में नहीं बताया। सुनील दत्त को खुद इस बारे में न्यूज में पता चला, पर सुनील दत्त हमेशा की तरह बहुत ही खुश थे। नंबर 33, शादी के कुछ सालों बाद रिया और संजय दोनों की एक्स्ट्रा मैटर फेस की खबरें आना शुरू हो गई। जहां रिया पेस को डेट करने लगी तो इसके बाद से ही संजय ने इस मैरिज पर गिव अप कर दिया और कई सालों तक दोनों बिना डाइवोर्स के अलग हो गए। फिर 2005 में संजय और रिया का ऑफिशियली डाइवोर्स हो गया। नंबर 34, फिल्म वास्तव का फेमस क्लाइमेक्स सीन जहां रघु अपनी मां से मौत मांग रहा था, उस सीन को संजय ने एक टेक में ही खत्म कर दिया था। संजय का कहना था कि यह सीन बहुत ही मुश्किल था, इसमें अगर बार बार कट लिए जाते तो पूरे सीन की इंटेंसिटी खत्म हो जाती। तो इसीलिए संजय ने डायरेक्टर महेश मांजरेकर को कहा कि यह सीन उन्हें एक ही टेक में लेना चाहिए। महेश मांजरेकर ने उनकी बात मान ली और इस सीन को 7 कैमरे से अलग अलग शूट किया। नंबर 35, वास्तव फिल्म प्रमोशन के दौरान संजय ने रिवील किया कि वो अमेरिकन एक्टर अल पचिनो के फिल्म कारपेट से काफी ज्यादा इंस्पायर थे और चाहते थे कि कुछ ऐसा ही कैरेक्टर वास्तव में बॉलीवुड के अंदर ऑडियंस के सामने लाए। वास्तव बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही और सब लोगों ने संजू की एक्टिंग पर काफी ज्यादा तारीफ की और साथ ही साथ उनकी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें वास्तव के लिए मिला था। नंबर 37, फिल्म मुन्ना भाई MBBS पहली चॉइस शाहरुख खान थे और संजय को जिमी शेरगिल का रोल ऑफर कर दिया था, पर शाहरुख खान को नहीं लगा कि वो मुन्ना भाई के कैरेक्टर में फिट बैठेंगे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट किया और फिर इस लीड रोल में संजय दत्त को देखा गया और यहाँ से संजय दत्त के करियर को इमेज मेक ओवर मिल गया कि मुन्ना भाई MBBS बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और संजू आज भी मुन्ना भाई के कैरेक्टर से हर जगह जाने जाते हैं। नंबर 38, मुन्ना भाई MBBS वो फिल्म बनी जिनमें पहली बार संजय और सुनील दत्त एक साथ देखने को मिले। इससे पहले फिल्म रॉकी और क्षत्रिया में भी दोनों ने एक साथ काम किया, पर कोई भी सीन में वो एक साथ नहीं थे। नंबर 39, मुन्ना भाई के एंड में जब मुन्ना भाई के पिता मुन्ना भाई को कहते हैं तुमने अपनी माँ को बहुत जादू की जप्पी दी है, आज अपने बाप को भी गले लगा लो, तो यह सीन दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल था क्योंकि रियल लाइफ में संजय अपनी माँ के काफी ज्यादा क्लोज थे पर सुनील से नहीं। इस सीन को जब शूट किया गया तो कट बोलने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा, दोनों सच में बहुत इमोशनल हो गए थे। नंबर 40, फिल्म ब्लफ मास्टर में रॉय का कैरेक्टर जो अभिषेक बच्चन ने प्ले किया है वो पहले संजय को ऑफर किया गया था और सेकंड लीड में अभिषेक थे, पर डेट्स ना होने के कारण संजय ने यह फिल्म साइन नहीं की। इसी वजह से अभिषेक बच्चन को लीड रोल मिल गया था और रितेश को सेकंड लीड में देखा गया था। नंबर 41, रिया और संजय का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था तो मान्यता की एंट्री उनकी लाइफ में हुई। मान्यता उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी और संजय ने ही उन्हें गंगाजल मूवी में एटम सॉन्ग के लिए रिकमेंड किया था। संजय और मान्यता कुछ सालों तक साथ रहे और 2008 में दोनों ने फाइनली शादी कर ली। नंबर 42, मान्यता ने अपनी स्ट्रगलिंग डे में सीक्रेट फिल्में की थी जिसका नाम लवर लाइक अस था। उस फिल्म में मान्यता ने कई बोल्ड सीन दिए थे और फिल्म की डायरेक्शन भी बहुत ही बिलो एवरेज थी। तो जब संजू को यह बात पता चली तो उन्होंने उस फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए और मार्केट से सारी DVD और सीरीज हटवा दी। संजय नहीं चाहते थे कि यह मान्यता की फिल्म कभी भी पब्लिक के सामने ना आए। नंबर 43, साल 2009 में संजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एज अ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि उनका कोर्ट केस अभी भी पेंडिंग था। तो इलेक्शन रूल के मुताबिक संजय इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। नंबर 44, साल 2012 की फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त को कांचा के रोल में बहुत ही एप्रिसिएशन मिला था, पर आप जानते हैं कि यह रोल संजय से पहले नाना पाटेकर को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और फिर यह रोल संजय को ऑफर किया गया और उन्हें पहली बार में ही यह कैरेक्टर बहुत पसंद आया। नंबर 45, संजय को रॉक म्यूजिक बहुत पसंद है। उनका फेवरेट बैंड्स है लेड जेपलिन, ब्लैक सरबत, पिंक फ्लॉयड और गन्स एंड रोसेस है। जब 2012 में गन्स एंड रोसेस का कॉन्सेप्ट मुंबई में हुआ था तो संजय ने अपनी पर्सनल वैनिटी वैन बैंड के लिए भेजी थी। नंबर 46, फिर 2013 में टाइम आया जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय की केस में अपना डिसीजन सुनाया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। अपने 20 साल केस प्रोसीजर के दौरान संजय 1.5 साल की सजा काट चुके थे। उन्हें इस तरह से 5 साल की वजह से सिर्फ 3.5 साल की सजा काटनी थी।
जेल जाने के बाद कई बार देखा गया कि वो पैरोल बाहर भी आने लगे थे, पर इस बात पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। संजय अपनी 5 साल की सजा में 6 महीने पैरोल पर बाहर रहे हैं। नंबर 47, पेपर बैग बनाने के अलावा संजय को एक और ड्यूटी दी गई थी। संजय जेल के रेडियो के लिए आर्जिंग किया करते थे। संजय को ज्यादा कैदी को मिलने नहीं दिया जाता था, तो आर्जिंग की मदद से वो बाकी कैदी से कनेक्ट रहा करते थे और सबको अपनी लाइफ की स्टोरी बताते थे कि कैसे वो ड्रग और क्राइम की वजह से उन्हें कितनी मुश्किल झेलनी पड़ी। नंबर 48, 26 फरवरी 2016 वो दिन बना। संजय को जेल से रिहा कर दिया। उन्हें अपने अच्छे बिहेवियर के लिए 60 दिन पहले ही जेल से रिलीज किया गया था। जेल से निकलते वक्त उन्होंने जेल में लगे तिरंगे को सैल्यूट किया और इंटरव्यू में भी कहा, जेल ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। मैं अब डिसिप्लिन से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आजाद जिंदगी की वैल्यू पता चली है। नंबर 49, साल 2017 की फिल्म भूमि संजय की पहली फिल्म थी। उन्होंने जेल से बाहर निकलते ही साइन कर ली थी। फिल्म की रिलीज डेट 29 जुलाई डिसाइड की थी, पर यह फिल्म संजय अपनी डॉटर त्रिशा को डेडिकेट करना चाहते थे, तो संजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की इस फिल्म को 12 अगस्त पर रिलीज किया गया। ऐसा संजय ने इसलिए किया क्योंकि 12 अगस्त को त्रिशा का बर्थडे था। नंबर 50, फिल्म संजू के लिए सुनील दत्त का रोल परेश रावल को दिया गया, पर संजय ये रोल खुद करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो फादर को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनके लिए सुनील दत्त की एक्टिंग करना आसान होगा। पर राजू ने संजू के सजेशन को डिसलाइन कर दिया, तो फिर इस रोल के लिए आमिर खान को अप्रोच कर लिया, पर वो दंगल के बाद एक और एज टू मैन का कैरेक्टर नहीं करना चाहते थे, तो इसके बाद इस रोल के लिए परेश रावल को साइन किया गया। संजू मूवी के लीड रोल में थे रणवीर कपूर और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी।